नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है भाषा प्रयुक्ति। तो उसमें हम प्रयुक्ति के अर्थ को समझेंगे, भाषा प्रयुक्ति के तात्पर्य को समझेंगे, भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे और भाषा प्रयुक्ति का आधार क्या होता है। इन सब पॉइंट्स को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा प्रयुक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रयुक्ति शब्द का अर्थ समझना होगा। तो प्रयुक्त शब्द की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रयोग में लाया गया। यह भाषा के क्षेत्र में इसका अंग्रेजी शब्द रजिस्टर से पर्याय है। यानी कि अगर भाषा के क्षेत्र में जो अंग्रेजी शब्द रजिस्टर है, जिसका अर्थ हम कर सकते हैं बताना या प्रकट करना, वह प्रयुक्त जो शब्द है वह इसका हिंदी पर्याय है। रजिस्टर शब्द समाज भाषा विज्ञान का पारिभाषिक शब्द है। यानी कि जैसा कि हमने पारिभाषिक शब्दों की आपको पता है कि टेक्निकल वर्ड्स जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, तो ये भाषा समाज में रजिस्टर शब्द जो है वो एक पारिभाषिक शब्द है जो भाषा के भीतर पाए जाने वाले रूप भेदों यानी कि वेरिएशंस का द्योतक यानी कि इंडिकेटर है। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जो भाषा वैज्ञानिक हैं जैसे कि हैलिडे, उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है वो है रजिस्टर भाषा की उन प्रयोगाशील विविधताओं यानी कि वैराइटीज़ अकॉर्डिंग टू यूज़ को कहा जाता है जो किन्हीं विशिष्ट स्थितियों अथवा विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा के रूप भेदों को प्रकट करती है। यानी कि अलग अलग विषय क्षेत्रों में जो भाषा यूज़ की जाती है उसके वेरिएशंस को जो है वो प्रकट करती है। इसी तरीके से जीन एटिचसन ने जो इसकी परिभाषा दी है वह है रजिस्टर भाषा की विशेषीकृत शैलियाँ यानी कि स्पेशलाइज्ड स्टाइल्स हैं जो भाषा प्रयोग की परिस्थिति पर आधारित होती हैं। यानी कि जिस तरीके से भाषा का किस स्थिति में भाषा का प्रयोग किया गया है उस पर आधारित होती हैं। भाषा प्रयोक्ता यानी कि भाषा को यूज़ करने वाला इन शैलियों को स्थिति विशेष के अनुरूप प्रयोग करता है। यानी कि जो लोग हैं वो किसी विशेष स्थिति के अकॉर्डिंग ही भाषा के इन शैलियों को यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम भाषा प्रयुक्ति से तात्पर्य की बात करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ एक विशिष्ट स्थितियों में अथवा विषय क्षेत्रों की विशेषीकृत भाषा को प्रयुक्ति कहा जाता है। यानी कि किसी विशेष स्थितियों या विषय क्षेत्रों में जो एक अलग भाषा यूज़ की जाती है उसी को भाषा प्रयुक्ति कहा जाता है। ये स्थितियाँ भाषा प्रयोक्ता की निजी सामाजिक विशेषताओं यानी कि आयु, शिक्षा दीक्षा या सामाजिक वर्ग इनसे भिन्न होती हैं। यानी कि आयु का या उनकी एजुकेशन का या उनके सामाजिक वर्ग का कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, ये स्थितियाँ उन पे लागू नहीं होती। इसके अलावा जो स्थितियाँ होती हैं वह इन भाषा प्रयुक्ति को अफेक्ट करती हैं। ये विशिष्ट स्थितियाँ भाषा प्रयोक्ता के सामाजिक संदर्भों से उत्पन्न होती हैं। यानी कि व्यक्ति किससे बात कर रहा है, कहाँ पर बात कर रहा है और किस विषय में बात कर रहा है, ये बातें लिखित रूप में हो रही हैं या मौखिक रूप में हो रही हैं, इसके अनुरूप ही शैली का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न स्थितियों में और भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए अलग अलग भाषा रूपों का इस्तेमाल करता है। अगर हम एक इजी वे में समझाएं तो अगर आप खुद ही देखें, आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो आपकी बोलने का तरीका अलग होगा, उसी तरीके से शब्दों का जो आप यूज़ करते हैं वो भी अलग होगा। और यही आप अपने पेरेंट्स से जब बात करते हैं तो आपकी बोली और आपके शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अलग होगा। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे उदाहरण है 3 वाक्यों का एक ही चीज़ के लिए 3 वाक्यों का यूज़ किया गया है। पहले यदि आप अंदर पधारेंगे
तो आपका बहुत आभारी होऊंगा। दूसरा है कृपया अंदर पधारें। तीसरा है अंदर आओ। तो अगर तीनों वाक्यों को ही देखें तो यहाँ पे अंदर आने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन अगर हम तीनों को देखें तो सबसे पहले जो है अत्यधिक औपचारिक शैली का जो है यानी कि बहुत ही फॉर्मेलिटी का यूज़ किया गया है, और फिर सबसे आखिर में जो है नितांत अनौपचारिक शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप किसी को बोलते हैं अंदर आ जाओ, तो वहाँ पे आप किससे बात करोगे? जो आपका करीबी होगा, जिससे आप इस तरीके की भाषा यूज़ करेंगे। और जब आप ऊपर वाले दो सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो यानी कि आप करें कृपया अंदर पधारें, तो आप अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हैं, जिससे आप इस तरीके की शब्दों या शैली का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ऊपर वाक्य का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई आपसे आपका सीनियर है, आपके ऑफिस का कोई आपके बॉस हैं या वो हैं, तो आप उनके साथ इस तरीके की शैली का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी बात करें तो ये जीवन संदर्भों की विविधता के अनुरूप ही भाषा में विशिष्टता जो है वो आती है, यानी कि भाषा प्रयुक्ति जो है वो जीवन संदर्भों के विविधता के अनुरूप ही होती है। जैसे कि वैज्ञानिक हैं, वह अपने क्षेत्र में अलग तरीके की भाषा यूज़ करेंगे। चिकित्सक हैं, उनकी शैली, उनके बोलने के शब्द जो हैं, जिन शब्दों का वे उपयोग करते हैं वह अलग होंगे। व्यापारी इसी के तरीके से उनकी शैली, उनकी बोली अलग होगी। वकील, खिलाड़ी आदि जो है अलग तरीके की अपनी भाषा यूज़ करते हैं। ये भाषाई विविधता उनके व्यवसाय के कारण भी होती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के प्रयोग संदर्भ के अकॉर्डिंग जो है उनकी शब्दावली और शैली होती है। भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्वों की बात करें तो प्रयुक्तियाँ एक भाषा के भीतर विकसित विविध रूपभेद हैं, अतः उनको निर्मित करने वाले घटक उस भाषा के संरचनात्मक घटक ही होते हैं। मूल संरचना उस भाषा की ही होती है, लेकिन शब्द प्रयोग, पद क्रम, वाक्य विन्यास, शैली आदि विशिष्ट होते हैं। इस दृष्टि से प्रयुक्ति के प्रमुख निर्धारक तत्व 3 हैं, जो है शब्दावली, वाक्य विन्यास और शैली। पहला निर्धारक तत्व है शब्दावली। यह भाषा प्रयुक्ति का प्रमुख आधार होता है और एक प्रयुक्ति को दूसरी प्रयुक्ति से मुख्य रूप से शब्दावली के स्तर पर ही अलग किया जा सकता है। क्योंकि अलग अलग विषय क्षेत्रों की अलग अलग शब्दावली होती है, तो उसी से जो है एक प्रयुक्ति दूसरी प्रयुक्ति से अलग होती है। कुछ स्थितियों अथवा विषयों की शब्दावली में भिन्नता ही जो है इस भाषा प्रयुक्ति को एक से अलग बनाती है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो हम कि कानून की भाषा अलग होती है, चिकित्सा की भाषा अलग होती है, वाणिज्य और विज्ञान की भाषा अलग होती है। अलग कैसे कि उसमें शब्द जो यूज़ किए जाते हैं उनके मीनिंग जो है वो उसी क्षेत्र के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम उनको दूसरे विषय क्षेत्रों के अकॉर्डिंग देखें तो उनके मीनिंग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि एक शून्य जो होता है वो 0 जो हम कहते हैं वो गणित में यूज़ किया जाता है, लेकिन वही 0 जो है जब हम स्कोर की बात करते हैं क्रिकेट में तो उसको डक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और उसी को हम टेनिस के क्षेत्र में जो है टेनिस के खेल में उसको हम लव वर्ड से जो है वो दर्शाते हैं 0 को। इसी तरीके से अब हम मध्यस्थ शब्द की बात करें यानी कि एक मीडिएटर, लेकिन जो है वाणिज्य के क्षेत्र में मध्यस्थ ना करके उसको जो है बिचौलिया कहा जाता है। इसी तरीके से हम सामान्य भाषा में रुपयों या नकदी जो यूज़ करते हैं वो वाणिज्य की भाषा में रोकड़ बोला जाता है। दूसरा निर्धारक तत्व है वाक्य विन्यास। विभिन्न विषय क्षेत्रों की वाक्य संरचना भी विशिष्ट होती है। जैसे आपने देखा कि उनकी शब्दावली अलग होती है, उसी तरीके से उनकी वाक्य संरचना भी अलग होती है। यह विधिवत भाषा के सामान्य संरचना के भीतर ही चलती है, यानी कि जो हम सामान्य जो भाषा संरचना यूज़ करते हैं वही होती है, बस उसको यूज़ करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो पत्रकारिता की हेडलाइनों में शब्दावली सामान्य होती है, लेकिन वाक्य रचना विशिष्ट होती है। उसमें अक्सर क्रियाएं छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि क्रियाएं यानी कि वर्ब जो है वो छोड़ दिए जाते हैं सेंटेंसेस में हेडलाइंस के।
जैसे कि एक हम देखें, सोने के दामों में बढ़ोतरी, ये एक हेडलाइन के रूप में यूज़ किया गया है। अगर हम इसमें हम सामान्य अगर हम इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे कि सोने के दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन यहाँ पे जो है क्रिया छोड़ दी गई है, तो यहाँ पे हेडलाइन होगी सोने के दामों में बढ़ोतरी। ये न्यूज़पेपर में इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नए पुल का उद्घाटन, अब सामान्य उसमें हम कहेंगे तो हम कहेंगे नए पुल का उद्घाटन किया। तो यही है कि वाक्य विन्यास में ये तो हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा कि उसमें जो है क्रियाएं जो है वो छोड़ दी जाती हैं, और इस तरीके से हेडलाइंस में वाक्य जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है। इसी तरीके से विज्ञान, प्रशासन आदि की भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग अधिक किया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस का। जैसे कि उदाहरण के लिए रिक्त पद 6 माह के भीतर भर लिया जाए, यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए। इन वाक्यों में जो है वो कर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है बजाय कि कर्ता के। तो यही जो है वाक्य विन्यास के आपने डिफरेंस देखे कि कैसे वो जो है प्रयुक्ति की प्रशासन की भाषा में और जो हेडलाइंस है पत्रकारिता की भाषा में किस तरीके से अंतर आ गया वाक्य विन्यास में। तीसरा निर्धारक तत्व है शैली। शैली प्रयुक्ति का इतना महत्वपूर्ण आधार माना जाता है कि कुछ भाषा वैज्ञानिक तो शैली अथवा कथन के ढंग को ही प्रयुक्ति के पर्याय के रूप में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए अदालत यानी कि न्यायालय की भाषा में उर्दू शब्दों की अधिकता होती है और वाक्य विन्यास भी अपने ढंग का होता है। भाषा जो है वो औपचारिक होती है और अर्थ की निश्चितता होती है, यानी कि अर्थ जो है किसी शब्द का वो एक निश्चित होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बनाम शब्द। बनाम शब्द जो है न्यायालय की भाषा में ही यूज़ किया जाता है, उसको हम सामान्य भाषा में नहीं यूज़ करते या बहुत ही कम इसका यूज़ देखा जाता है। तो अगर न्यायालय की भाषा में बताया जाए तो बनाम का हम जो अर्थ निकालेंगे वो होगा कि किन्हीं दो पक्षों के बीच में जब मुकदमा हो। जैसे कि उदाहरण के लिए रामधन बनाम हीरा सिंह। इससे पता लगता है कि यह मुकदमे के वादी और प्रतिवादी हैं। अगर इसकी जगह हम और शब्द का इस्तेमाल करें बनाम की जगह, तो वो अर्थ की अनिश्चितता होगी। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमें पता नहीं लगेगा रामधन और हीरा सिंह के बीच। तो यह जो है वो लड़ाई भी हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है। तो और शब्द से जो है वो अर्थ की अनिश्चितता होती है, जिससे हमें पता नहीं लगता कि उनके बीच में क्या जो है इशू है। इसी तरीके से हाजिर हो शब्द जो है वह न्यायालय की भाषा में तब यूज़ किया जाता है जबकि किसी को प्रस्तुत करने या बुलाने के लिए बोला गया हो। इसकी जगह अगर हम देखें कि सार्वजनिक सभा में हाजिर हो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि हम बोलते हैं कि आइए, आएं, पधारे या आने का कष्ट करें। अभी तक हमने प्रयुक्ति के जो है वो निर्धारक तत्व देखे। अब हम इनके आधार की बात करते हैं। तो पहला जो इसका प्रयुक्ति का जो आधार होता है, जिसके बेस पे जो है भाषा प्रयुक्ति अलग अलग होती है, वो है भाषा प्रयोग का विषय क्षेत्र। हर विषय क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और वाक्य संरचना भी अलग होती है जो उसी विषय क्षेत्र में सार्थक और उपयुक्त लगती है। और अगर हम उसी शब्दावली या वाक्य संरचना को किसी और क्षेत्र में या किसी और विषय में हम यूज़ करेंगे तो उसका प्रयोग जो है वो हमें अटपटा प्रतीत होगा। जैसे कि हमने कहा कि हाजिर हो शब्द अभी हमने बात करी, तो अगर हम उसको हम कहेंगे घर में, अगर हम यूज़ करेंगे कि हम किसी को बुला रहे हैं, हम कहीं हाजिर हो, तो वह जो है वो अटपटा प्रतीत होगा उसका प्रयोग। जबकि हम उसको कहेंगे कि अंदर आ जाओ, तो वो ज़्यादा जो है सार्थक लगेगा उसके अकॉर्डिंग। उदाहरण की बात करें तो हम औपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें हम स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, पार्थी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी सीनियर को लिख रहे हैं या हम किसी अपने हेड मास्टर को हैं, जैसे कि हम स्कूल लेटर्स लिखते हैं, उसमें हम भवदीय या पार्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब हम अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं, जैसे कि माता पिता, मित्र आदि को जब हम लिखते हैं, तो हम और स्वनिर्देश के रूप में जो है अपने नाम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो कार्यालय की भाषा होती है उसमें किसी सूचना या पत्र
या दस्तावेज जब हम अलग अलग व्यक्तियों में पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम परिचालित शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर उसको हमने परिचालित कराया, यानी कि सब उसमें सूचना को हमने सब तक पहुंचाया, तो हम कहेंगे कि सभी संबद्ध व्यक्तियों में परिचालित करा दिया गया है। जबकि हम सामान्य भाषा में ही इस बात को कहेंगे कि किसी सूचना को हमने अलग अलग व्यक्तियों तक पहुंचाया, तो हम कहेंगे कि हमने सूचना को दिखा दिया, पढ़वा दिया, या पहुंचा दी, या उस सूचना को बता दिया। इसी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में जो है हम कई बार आता है कि चांदी टूटी, सोना उछला। तो यहाँ पे जो है टूटी और उछला का मतलब जो है हम सामान्य शब्दों के अर्थ के रूप में नहीं लेंगे। यहाँ पे टूटी का अर्थ जो है होता है कीमत कम हुई, और उछली का मतलब होता है, या उछला का यानी कि कीमत में बढ़त हुई। तो इस तरीके से अलग अलग विषय क्षेत्रों में जो भाषा प्रयोग होता है वो अलग होता है, और उसी विषय क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है वहाँ की शब्दावली और वाक्य संरचना यूज की जाती है। दूसरा जो प्रयुक्ति का आधार होता है वह होता है संप्रेषण की रीति, यानी कि कम्युनिकेशन किसके थ्रू जो है किया गया। उसमें जो है मौखिक और लिखित होता है। मौखिक में हम अगर बात करें तो वो आमने सामने हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, टेलीविज़न, टेलीफोन, भाषण, व्याख्यान या वार्तालाप के रूप में हो सकता है। लिखित रूप में अगर हम बात करें तो समाचार पत्र के रूप में, लेखा या पुस्तक के रूप में, लेटर के रूप में, इस तरीके से मौखिक और लिखित जो है वो संप्रेषण किया जाता है। अब सामान्य वार्तालाप में जो है हम अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषण या व्याख्यान में हम शब्दावली, वाक्य विन्यास और लहजा जो है वो उसमें अंतर होता है। सामान्य वार्तालाप करेंगे अपने मित्रों से तो वो अलग तरीके से बात करेंगे। यही जब आप किसी अगर लेक्चर दे रहे हैं तो उसमें आप अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। जब आप लेक्चर वगैरह देते हैं तो वहाँ पे आपको अधिक सतर्क भाषा का प्रयोग करना होता है, और उसे प्रभावपूर्ण तरीके से भी करना होता है ताकि लोग जो है उससे प्रभावित हों और उसे अच्छे से सुने। इसी तरीके से जब मौखिक अगर हम रेडियो और टेलीफोन की बात करें तो उसमें जो है व्यक्ति की आवाज़ ही उसकी पहचान के रूप में उभर कर आती है। तो उससे जो है लोगों तक अधिक उसको प्रभावशाली बनाने के लिए लोग जो व्यक्ति जो होते हैं वह भाषा प्रयोग में खास तरीके की विशेषता लाते हैं, जैसे कि वाणी का उतार चढ़ाव या अभिव्यक्ति जो है वो उसमें उनकी सहायक होती है भाषा प्रयुक्ति में। इसी तरीके से जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वाणी के साथ साथ चेहरे की अभिव्यक्तियाँ भी आ जाती हैं, जो कि एक सहायक के रूप में सक्रिय होती हैं। लिखित रूप की बात करें तो वहाँ पे जो है व्यवस्थित, नियमित, संतुलित और सजग भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि भाषा जो है वो एक लिखित रूप में स्थायी दस्तावेज बन जाता है। तो उसमें जो है जो हम भाषा यूज़ करते हैं वो व्यवस्थित, नियमित या सजग भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि आगे भी जो है अगर उसको पढ़ा जाए या वो देखा जाए तो वो अटपटी ना लगे। इसी तरीके से लिखित भाषा के रूप में भी जो एक अंतर होता है वह अखबार और शोध लेख के रूप में हम देख सकते हैं। अखबार जो भाषा होती है वो तत्कालिक होती है, क्योंकि उसका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि पाठक का ध्यान जो है आकृष्ट करने के लिए, कि लोग जो है हेडलाइन को देख के ही न्यूज़ पढ़ना चाहें, तो उसकी भाषा इसलिए तत्कालिक बनाई जाती है और उसे रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जबकि शोध की भाषा जो है उसमें विषयगत गहनता होती है, क्योंकि उसमें जब किसी फैक्ट्स को हम बात करते हैं, किसी फैक्ट्स को जब बताया जाता है तो वो उसमें उसके डीप पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में आर्गुमेंट होता है। तो इसी तरीके से शोध और अखबार की भाषा में ये अंतर जो है वो पाया जाता है लिखित रूप में। तीसरा प्रयुक्ति का आधार होता है वक्ता, श्रोता या लेखक और पाठक की स्थिति। अब अगर हम देखें कि माता पिता, मित्र, अध्यापक, अधिकारी से वार्तालाप, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, तो उसकी भाषा स्वरूप और शैली जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये संप्रेषण जो है चाहे लिखित हो या मौखिक हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किस समय और किस से बात कर रहा है। अगर हम माता पिता की बात करें तो आप जो है उनसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे, और जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे तो आपकी भाषा जो है वो कैजुअल हो जाती है। यही जब आप अपने अधिकारी से बात करें
या अपने टीचर्स से बात करें तो वो भाषा जो है अलग हो जाती है। अब इसी में अगर हम देखें कि कई बार होता है हम फ्रेंड्स से भी बात कर रहे हैं, तो जब हम अकेले में बात करें तो हमारी भाषा अलग होगी। यही हम अपने पेरेंट्स के सामने या टीचर्स के सामने अपने मित्र से ही बातें कर रहे हैं तो उस समय हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो कोई डॉक्टर है, वो अपने मरीज से अलग तरीके से बात करेगा, अपने सहयोगियों से अलग तरीके से बात करेगा और इसी किसी उपचार के बारे में, और यही उपचार के बारे में अगर वो किसी लेक्चर दे रहा है और तो वो अलग भाषा का प्रयोग करेगा। इसी तरीके से लिखित संप्रेषण में भी औपचारिकता के कई स्तर होते हैं जो लिखने वाले और जिसे निर्दिष्ट करके लिखे गए हैं उनके बीच के संबंध पर निर्भर करते हैं। यानी कि वो किसे लिखे गए हैं और जिसने लिखे हैं उसका लिखने वाले से जिसको लिखा गया उससे क्या रिलेशन है, ये उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। पहला है जस्ट अ शॉर्ट नोट टू टेल यू दैट वी रीच्ड होम इन वन पीस। सेकेंड है दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वी रीच्ड होम सेफली। तो यहाँ पे जो पहला नोट है वह जो है किसी अतरंग व्यक्ति के लिए, यानी कि कोई ऐसा जिसके साथ ज़्यादा अच्छी जो है मेल जोल है और जो क्लोज है। जबकि जो है दूसरा जो नोट है वह भिन्न हैसियत व्यक्ति के लिए, यानी कि एक ऑफिशियल नोट भी हम कह सकते हैं या ऐसा फॉर्मल नोट जिसमें हम किसी को इन्फॉर्म करें कि हाँ हम घर सही पहुंच गए हैं। चौथा जो भाषा प्रयुक्ति का आधार है वह है भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति। यानी कि एक वक्ता श्रोता जो है एक ही विषय क्षेत्र में जो है अलग अलग स्थिति में अलग अलग शब्दावली या वाक्य विन्यास इन सब का अलग अलग प्रयोग करेगा। वह किस पे वो डिपेंड करेगा, औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति पे, यानी कि एक फॉर्मल सिचुएशन पे और एक कैजुअल सिचुएशन पे। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो 2 मित्र या लोग जो है सामान्य जीवन के विषय में जब बातें करेंगे तो वो अनौपचारिक तरीके से बातें करेंगे, और वही व्यक्ति जो है जब कार्यालय में होंगे और कामकाज के बारे में बात करेंगे तो वो औपचारिक तरीके से बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जब 2 देशों के प्रधानमंत्री मिलते हैं तो उनके बीच में जो है राजनयिक संबंधों के बारे में बातचीत होती है। जब एक कैजुअली मिलते हैं तो उनके बीच हुई चर्चा में भाषा का व्यवहार अलग होता है, और अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उस समय वो एक दूसरे से अगर भाषा का जो व्यवहार करते हैं वह अलग होता है। तो यही जो है होता है कि किसी औपचारिक स्थिति और अनौपचारिक स्थिति में भाषा जो प्रयुक्ति होती है वह किस तरीके से डिफरेंट होती है।